क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने प्लांक ने किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को सरलावर्ती दोलित्र मान करके उनकी औसत ऊर्जा की गणना की थी और हमने ये सूत्र स्थापित किया था कि औसत ऊर्जा E बराबर होती है hν बटा e की घात hν बटा kT माइनस 1। दोलित्र की ऊर्जा पहले प्लांक से पहले kT मानी जाती थी कि दोलित्र की ऊर्जा kT होती है, लेकिन प्लांक के अनुसार दोलित्र की ऊर्जा kT ना हो करके समीकरण 12 द्वारा दी जाती है। हम ये भी जानते हैं कि कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या होती है nν dν बराबर 8 पाई ν स्क्वायर dν बटा c क्यूब। ये कृष्णिका में विधाओं की संख्या है और हमें ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना हो तो कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या को औसत ऊर्जा से हम गुणा कर देंगे। ये विधाओं की संख्या लिख दी और ये औसत ऊर्जा समीकरण नंबर 12 से 12 को उठा करके समीकरण नंबर 12 को उठा करके यहाँ पर रख दिया। तो ये है कृष्णिका का ऊर्जा घनत्व है, यानी कृष्णिकाओं में विधाओं की संख्या को औसत ऊर्जा से गुणा करने पर हमें किसी कृष्णिका से उत्सर्जन से प्राप्त ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्राप्त होता है। ये विधाओं की संख्या है 8 पाई ν स्क्वायर बटा c क्यूब मल्टीप्लाई औसत ऊर्जा को गुणा करेंगे। औसत ऊर्जा का व्यंजक हमें आया था hν बटा e की पावर hν बटा kT माइनस 1 इंटू dν। ये dν इसके साथ में था, इसे हम लास्ट में लिख देंगे। आगे देखिए uν dν बराबर इस ν को ν स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ν क्यूब हो जाएगा और ये h यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई hν क्यूब बटा c क्यूब इंटू 1 अपॉन e की घात hν बटा kT इंटू dν। यह ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। यह ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। समीकरण 14 के अनुसार अगर हम uν और ν आवर्ती और ऊर्जा घनत्व के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो वह ग्राफ कृष्णिका से प्राप्त प्रायोगिक वक्र के समान ही प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। हमने किसी कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए जो ग्राफ बनाया था, जिसे कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम वितरण का वक्र भी कहते हैं, हमने x अक्ष पर लिया था स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और y अक्ष पर लिया था तरंगदैर्घ्य। और इसके बाद में ऐसे हमने ग्राफ बनाया था T1, T2, T3 ऐसे लिखा था। उसके बाद हमने तरंगदैर्घ्य को आवर्ती के पदों में व्यक्त करके भी एक ग्राफ इसके बाद बनाया था। वो ग्राफ ऐसा ही था। वह ग्राफ और ये वक्र लगभग एक जैसे ही प्राप्त हुए, अर्थात कृष्णिका से प्राप्त प्रायोगिक ग्राफ, प्रायोगिक वक्र और सैद्धांतिक वक्र दोनों एक जैसे ही प्राप्त हुए। ये बिंदु है जो दिखाए गए हैं, ये हमारे प्रायोगिक प्रेक्षण के बिंदु है और T हमने परमताप लिया है। ये वक्र कौन से समीकरण से आया है? समीकरण नंबर 14 से आया है। इस समीकरण से आया है, समीकरण नंबर 14 से आया है। समीकरण नंबर 14 को अगर हम लेमडा के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए समीकरण नंबर 14 है, ये आवर्ती के पदों में है। इसको हम लेमडा के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ न्यू लिखा हुआ है वहाँ वहाँ c बटा लेमडा हम लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू बराबर होता है c बटा लेमडा। देखिए ये है न्यू बराबर होता है c बटा लेमडा और यहाँ पर है dν। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। न्यू का अवकलन होता है dν। अगर हम मापांक ले, c तो नियतांक है, c को बाहर निकाल लेंगे। 1 अपॉन लेमडा का अवकलन होगा -1 अपॉन लेमडा स्क्वायर और लेमडा का अवकलन d लेमडा। माइनस हम लगाएंगे नहीं, केवल मापांक लेंगे। समीकरण नंबर 14 में न्यू की जगह c अपॉन लेमडा और
डी न्यू की जगह है सी बटा लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा, ये मान अगर हम रख दें तो समीकरण नंबर 14 तरंगदैर्घ्य के पदों में यानी लेमडा के पदों में हमें प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 14 को लेमडा के पदों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखिए न्यू का मान, ये डी न्यू का मान है। आइए यू लेमडा डी लेमडा, समीकरण नंबर 14 में था यू न्यू डी न्यू, ऐसे था। 8 पाई एच न्यू क्यूब था, तो न्यू की जगह हमने सी बटा लेमडा क्यूब लिख दिया, बट्टे सी क्यूब था, इंटू 1 अपॉन ई की घात एच न्यू बटा के टी था। न्यू की जगह सी बटा लेमडा लिख दिया, एच सी बटा लेमडा के टी -1, और डी न्यू की जगह सी बटा लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा हमने लिख दिया। यह समीकरण लेमडा के पदों में है। आगे इसको हम सरल करेंगे। जो ही इसको हम सरल करेंगे, इसको सरल कैसे करेंगे, देखिए सी की घात और सी की घात आपस में कट जाएगी। सी की घात यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कट जाएगी। और लेमडा की घात 3 और ये 2, लेमडा की घात हो जाएगी 5। ये समीकरण नंबर 15 प्राप्त हो गई। ये हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। अब देखिए इस ग्राफ के बाद ये प्लांक का नियम अन्य नियमों की उत्पत्ति करता है। इस प्लांक के नियम की सीमाएं हैं। प्लांक का नियम के अलग अलग रूप है। जैसे निम्न आवृत्ति में, अगर प्लांक का नियम निम्न आवृत्ति में कौन से नियम में रूपांतरित हो जाता है, याद रखिए प्लांक का नियम निम्न आवृत्ति में रेले व जीन के नियम में बदल जाता है, जबकि प्लांक का नियम उच्च आवृत्ति में वीन के वितरण नियम में बदल जाता है। देखिए निम्न आवृत्ति की सीमा क्या है, आवृत्ति निम्न है यानी एच न्यू का मान बहुत ही छोटा है के टी से, तो ई की घात एच न्यू बटा के टी का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच न्यू बटा के टी। ई की घात एक्स का प्रसार हम जानते हैं गणित में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। उच्च घात के पदों को नगण्य मान करके छोड़ने पर 1 प्लस एच न्यू बटा के टी। ई की घात एच न्यू बटा के टी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस एच न्यू बटा के टी। ई की घात एच न्यू बटा के टी का ये मान समीकरण नंबर 14 में रखने पर, यह था हमारा समीकरण नंबर 14। उसमें रख देंगे यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई एच न्यू क्यूब बटा सी क्यूब इंटू, यहाँ पर समीकरण नंबर 14 में था ई की घात एच न्यू बटा के टी -1, ऐसे ही था। ई की घात एच न्यू बटा के टी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस एच न्यू बटा के टी। वह 1 और यह 1 कैंसिल हो जाएगा, एच न्यू बटा के टी बचेगा, एच न्यू नीचे रह जाएगा और के टी बट्टे के बट्टे में ऊपर चला जाएगा। एच से एच कट कैंसिल हो जाएगा, न्यू से न्यू क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा। 8 पाई एच कैंसिल हो जाएगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर बटा सी क्यूब इंटू के टी। समीकरण नंबर 17 है। देखिए यह समीकरण नंबर 17 किसका नियम है, रेले तथा जीन का नियम है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लांक का नियम निम्न आवर्ती क्षेत्र में रेले व जीन के नियम में बदल जाता है। अगली सीमा देखिए, अगली सीमा हम लगाएंगे उच्च आवर्ती के क्षेत्र में। उच्च आवर्ती के क्षेत्र में हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी बटा लेमडा। सी एक नियतांक है, न्यू समानुपात 1 बटा लेमडा। आवर्ती और तरंगदैर्घ्य दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं उच्च आवर्ती के क्षेत्र में या निम्न तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में। ऊपर वाला केस था निम्न आवर्ती के क्षेत्र में, उसे हम निम्न आवर्ती के क्षेत्र में भी कह सकते हैं और उच्च तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में भी कह सकते हैं। देखिए निम्न तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में या उच्च आवर्ती के क्षेत्र में आवर्ती का मान उच्च है यानी एच न्यू इज ग्रेटर देन के टी। न्यू की जगह सी बटा लेमडा लिख दो, ई की इज ग्रेटर देन के टी। समीकरण नंबर 15 था
समीकरण नंबर 14 तो था ऊर्जा घनत्व का सूत्र आवर्ती के पदों में, समीकरण नंबर 15 था ऊर्जा घनत्व का सूत्र लैम्डा के पदों में। तो समीकरण नंबर 15 ये था। देखिए इस अवस्था में e की घात hc बटा लेमडा का मान, hc बटा लेमडा kT का मान 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस 1 को नगण्य मान करके छोड़ने पर, इसको हम नगण्य मान करके छोड़ देंगे। इसको अगर हम नगण्य मान करके छोड़ देंगे, इसको मान लो छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया, ये घात नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। जो घात नीचे प्लस में होती है वह घात ऊपर जाकर के किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ऊर्जा घनत्व का एक अन्य सूत्र भी होता है C इंटू यू बट्टे 4, ये बट्टा में 4 है और ऊपर ये है u, u से तात्पर्य u लेमडा से है। देखिए e लेमडा d लेमडा का मान क्या हो जाएगा, u लेमडा का मान ये रखेंगे हम, ये रख दिया पूरा का पूरा बटा लेमडा 5 बटा था, यहाँ पर हम लिखेंगे 8, 4 का भाग देंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ये 2 पाई h और ये c स्क्वायर है, 2 पाई h c स्क्वायर को हम कैपिटल A से मान लेते, एक नियतांक है, और h c अपॉन k, एच सी बट्टा के को हम एक नियतांक मान लेते हैं स्मॉल a और इसमें लिख देते हैं इसकी जगह हमने क्या लिखेंगे, इसकी जगह कैपिटल A, और एच सी बटा के इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्मॉल a बटा लेमडा टी बच गया। यह ही वीन का वितरण नियम है, अर्थात प्लांक का नियम उच्च आवर्ती क्षेत्र में वीन के वितरण नियम में बदल जाता है। आगे देखिए प्लांक के नियम से हम स्टीफन वोल्ट्जमान के नियम का भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। प्लांक के नियम की सहायता से हम स्टीफन वोल्ट्जमान का नियम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर C, ये है U बटे 4, अभी हमने लिखा है, इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अगर संपूर्ण ऊर्जा घनत्व ज्ञात करें तो ऊर्जा घनत्व का क्या कर देंगे हम समाकलन, सीमा लगा देंगे 0 से इनफाइनाइट। U बराबर यू न्यू डी न्यू का मान रखेंगे 8 पाई एच न्यू क्यूब बटा सी क्यूब इंटू 1 अपॉन ई की घात एच न्यू बटा के टी माइनस 1 इंटू डी लेमडा। इस समीकरण में एच न्यू बटा के टी को हम x मान लेंगे, तो इसका अवकलन करो, h बटा के टी नियतांक है, न्यू का अवकलन हो जाएगा डी न्यू, x का अवकलन हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से हमें डी न्यू का मान बताइए के टी बटा एच इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए समीकरण नंबर 4 और 3 को 2 में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 है डी न्यू और समीकरण नंबर 3 है एच न्यू बटा के टी की, दोनों का मान 2 में रखेंगे तो हमें 8 पाई एच बटा सी क्यूब, 8 पाई एच बटा सी क्यूब ये एक नियतांक है, समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। ये एच न्यू बटा के टी यहाँ पर रखेंगे एच न्यू बटा के टी, ये एच न्यू बटा के टी यहाँ पर रखेंगे और एक डी न्यू की जगह भी रखेंगे, ये है डी न्यू, डी न्यू की जगह भी रखेंगे के टी बटा एच और ये है एच न्यू बटा के टी, दोनों को रखेंगे और इसकी घात कितनी हो जाएगी 4, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। कोष्टक में बचेगा एक्स क्यूब बटा ई की घात एक्स माइनस 1। ये एक मानक समाकलन है और इसका मान होता है पाई 4 बटे 15। इसका मान सीधे ही याद रखना है कि ये एक मानक समाकलन है, अगर हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो पाई 4 बटे 15 प्राप्त होगा। इसकी जगह हम क्या रख देंगे पाई 4 बटे 15। अब ये u का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था, E बराबर सी यू बटे 4 ये था। जो ही समीकरण नंबर इसको हम 1 में रखेंगे, u की जगह u को c से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का भाग दे देंगे इंटू सी बटे 4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा c बटे 4। 4 से ये 2 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर।
2π5 पाई और π4 π5 K4/15 ये 15 C² H³ बराबर समीकरण नंबर 5। ये पूरा का पूरा एक नियत राशि है। पाई 3.14 नियत राशि है। के बोल्ट्जमान नियतांक 1.38 × 10⁻23। सी प्रकाश का वेग नियत राशि है। एच प्लांक नियतांक एक नियतांक राशि है। इसे हम मान लेते हैं सिग्मा। यही स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है। ये किसका नियम है? स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है। अब हम प्लांक के नियम से वीन का विस्थापन नियम भी स्थापित कर सकते हैं। पहले जो स्थापित किया था वह था वीन का वितरण नियम, अब है वीन का विस्थापन नियम। जब हमने कृष्णिका से प्राप्त वक्र की ऐसे ग्राफ के निष्कर्ष पढ़े थे उस समय हमने एक बिंदु पढ़ा था, वीन का विस्थापन नियम आया था λ/t = b। ऐसे एक बिंदु आया था, उस समय हमने ये लिखा था कि यही वीन का विस्थापन नियम है। अब हम वीन के विस्थापन नियम को प्लांक के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। देखिए ये हमें सिद्ध करना है। हम जानते हैं u का मान ये होता है, प्लांक का नियम है। और इस प्लांक का नियम है, हम जानते हैं अवकलन और समाकलन का एक नियम है। अवकलन की एक प्रश्नमाला है कक्षा 12 में, वहाँ पर हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए अवकलन किया था। उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर अवकलन का मान हमेशा 0 होता है। अगर इसका उच्चिष्ट करें, क्योंकि λm मैक्सिमम है, इसका उच्चिष्ट करें तो इसके अवकलन का मान क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। यानी u का d के सापेक्ष अवकलन करें λ = λm पर, यानी मैक्सिमम मान पर, तो इसका मान प्राप्त होगा 0। उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों स्थितियों पर अवकलन का मान 0 होता है। इसके लिए अवकलन का मान 0 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका अवकलन कर देंगे। u का d के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और बराबर 0 रखेंगे। u का d के सापेक्ष देखिए अवकलन कौन सी विधि से करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे। इसका लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक पद को पहला पद मान लेंगे, एक पद को दूसरा पद मान लेंगे। हमारे पास हमने कक्षा 11 और 12 में एक सूत्र पढ़ा था, d/dx इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसका अवकलन क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड राशि का अवकलन प्लस सेकेंड राशि और फर्स्ट का अवकलन। इस सूत्र का उपयोग करके इसमें उपयोग करेंगे और इसका अवकलन करेंगे d के सापेक्ष, तो हमारे पास यह समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यह समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी d की। इस समीकरण में ये पूरी की पूरी राशि एक अबीजगणितीय राशि है जिसका मान 4.95 होता है। यानी पूरी की पूरी राशि एक नियतांक राशि है, कांस्टेंट राशि है, जिसका मान होता है 4.95। इसकी जगह अगर हम 4.95 रखें तो ये समीकरण में प्राप्त होती है। लेमडा एम को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4.95/5 इंटू SC/K बराबर B। यही वीन का विस्थापन नियम है। ये वीन का विस्थापन नियम है और इस B को वीन का नियतांक कहते हैं और इस B का मान होता है 2.898 इंटू 10⁻³ MK। ये इसका मान होता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है विकिरण का दाब। देखिए, विकिरण भी पात्र की दीवार हो चाहे किसी कमरे की दीवार हो, उस पर दाब आरोपित करती है। और विकिरण प्रकाश की हो या सूर्य से आई हुई ऊर्जा की हो या किसी अन्य ऊष्मा की हो, विकिरण हमेशा दाब आरोपित करती है। हम एक विकिरण के दाब के अध्ययन के लिए हम एक घन की कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक घन है और उस घन की भुजा कितनी है? L है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? L है। और यह घन कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है। यह घन कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है। घन की दीवारों से विकिरण उत्सर्जित हो रही है,
जो पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। ये विकिरणें उत्सर्जित होती है, ये आपस में पात्र की दीवारों पर क्या करती है, दाब डालती है, टक्कर भी करती है। यदि ऐस अवस्था में फोटोन की ऊर्जा ES है, विकिरणें दाब डालती है, विकिरणी क्या है, एक प्रकार से फोटोन है। अगर ऐस सिचुएशन में एक फोटोन की ऊर्जा ES है और तथा फोटोन द्वारा पात्र पर दाब लगाया गया है, तो फोटोन द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाए गए दाब का सूत्र होता है P बराबर माइनस DE बटा DP, DE बटा DP, DE बटा DV। यदि प्रायिकता वितरण फलन यदि प्रायिकता वितरण फलन PS हो, प्रायिकता वितरण फलन कहते हैं प्रोबेबिलिटी यानी घन की दीवारों पर विकिरणों द्वारा डाले गए दाब की प्रायिकता। यह भी हो सकता है कि एक दीवार पर डाला गया दाब ज़्यादा हो, दूसरी दीवार पर डाला गया दाब कम हो। उसकी प्रायिकता वितरण फलन अगर PS हो तो फोटोन की औसत ऊर्जा होती है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं औसत ऊर्जा को E से, और एक लेस देन एक ग्रेटर देन का चिन्ह ये औसत से रिप्रेजेंट करते हैं यानी एवरेज। इसका मान होता है माइनस सिग्मा PS और DES बटा DV, समीकरण नंबर 2। फोटोन क्या होता है, एक प्रकार से बोसोन होता है। बोसोन एक प्रकार का कण है। आगे हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। हमने पहले भी चर्चा की, 3 प्रकार की सांख्यिकी होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी डिराक सांख्यिकी। वे कण जिनकी चक्रण संख्या हमेशा पूर्णांक होती है वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है, और इस प्रकार की सांख्यिकी का पालन करने वाले कण बोसोन कहलाते हैं। फोटोन एक प्रकार से बोसोन है, यानी फोटोन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा पूर्णांक होती है और विषम हो वो FT। इसलिए PS बराबर 1/e⁻s ES माइनस 1, समीकरण नंबर 3। चूंकि घन की भुजा L है, अतः घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब यानी V बराबर L क्यूब, और L का मान आएगा दोनों ओर घन करने पर। L का मान क्या आएगा, V⁻1/3। यदि S अवस्था को पूर्णांक NX, NY, NZ द्वारा व्यक्त किया जाए तो फोटोन का तरंग फलन निम्न प्रकार दिया जाता है। फोटोन का तरंग फलन साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तरंग फलन को हमेशा साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई बराबर e⁻k.r। ये क्या है, फोटोन का तरंग फलन। समीकरण नंबर 5। kr क्या है, kx इंटू एक्स प्लस ky इंटू वाई प्लस kz इंटू जेड, समीकरण नंबर 6। हम जानते हैं कि परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर kx, ky और kz का मान बटे l। अगर परिसीमा प्रतिबंध का पालन करें तो हमारे पास kx, ky और kz का मान प्राप्त होता है 2π/l इंटू nx, ky का मान प्राप्त होता है 2π/l इंटू ny, और kz का मान प्राप्त होता है 2π/l इंटू nz। और k का मान क्या आता है, k का मान वही है, यानी मापांक से अंडर रूट हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर। उसी प्रकार अंडर रूट kx का स्क्वायर प्लस ky का स्क्वायर प्लस kz का स्क्वायर। k बराबर तीनों का स्क्वायर है, 2π/l को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2π/l को कोष्टक से बाहर निकालेंगे, कोष्टक के अंदर बचेगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, समीकरण नंबर 11 है। हम जानते हैं ऊर्जा के 3 सूत्र होते हैं, एक तो hν, एक होता है mc स्क्वायर और एक होता है h कट ओमेगा। h कट ओमेगा यानी ओमेगा वो बराबर होता है c इंटू के, यानी k क्या है, तरंग संख्या, k बराबर ω/c होता है, तो ओमेगा बराबर होता है c इंटू के, समीकरण नंबर 12। इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 12 में रखने पर यह आ जाएगा h कट c इंटू 2π/l nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर की पावर 1/2 या अंडर रूट। E बराबर होता है a/l यानी आयतन, l यानी घन का v यानी घन का आयतन, तो l का मान हो जाएगा v⁻1/3, यानी घन का आयतन v बराबर क्या है, l क्यूब, तो l बराबर क्या आएगा, v⁻1/3, 1/3। और a का मान एक नियतांक है 2πh कट c, यानी ये मान रख देंगे, और nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर ये क्या है, एक नियतांक है।
समीकरण नंबर 13 से आगे हम अवकलन करते हैं समीकरण 13 का v के सापेक्ष। तो ये dE बटा dv और a एक नियतांक है, इसको हम v की घात 1/3 नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो v की घात हो जाएगी -1/3 और इसका अवकलन करेंगे n x की घात n-1। इसे हम अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे 1/3 v की घात -4/3। dE बटा dv का मान आ जाएगा a बटा v की घात 1/3 इंटू v, यानी -4/3 को हम क्या करते हैं 2 भागों में तोड़ देंगे, एक तो 1/3 में और एक 1 में। dE बटा dv बराबर a बटा v की घात 1/3 का मान क्या है e और 3v नीचे है, और इक्वेशन 14 को सबसे पहले वाली समीकरण थी उसमें रख देंगे तो हमें औसत दाब का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अगर समीकरण नंबर 15 में राशि सिग्मा PS ES औसत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करें तो औसत ऊर्जा होगी सिग्मा बराबर PS ES और विकिरण का औसत दाब आएगा P बराबर E बटा 3V बराबर 1/3 और औसत ऊर्जा बटा आयतन। हम जानते हैं कि ऊर्जा घनत्व होता है U बराबर E बार बटा V और औसत दाब होगा P बराबर 1/3 U। यही विकिरण की औसत दाब का सूत्र है। आज के लिए इतना ही, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।